हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। 4 ऑप्शन ऐसे बात करेंगे कि जिसमें से अगर एक भी ऑप्शन अपनाया जाएगा तो उससे भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद है, ये पहली बार नहीं है कि आज ऐसा विवाद हो चुका है। ये सदियों से लगभग 60 साल ऐसे ही बीत गए भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद को लेकर, लेकिन इसका कभी भी सटीक या वो कह सकते हैं कि सही से निर्धारण नहीं हो पाया। इसलिए समय समय पे कोई भी कदम उठाया जाता है, चाहे भारत सरकार की ओर से या नेपाल सरकार की ओर से, तो दोनों तरफ इसका विरोध देखने को मिलता है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे 4 ऑप्शन हैं जिस पर अगर भारत और नेपाल सरकार दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकाले तो जल्द ही इन बॉर्डर से जो सीमा विवाद होता है, जो लोगों को परेशानियां हो रही है, उसका सही से समाधान हो पाएगा। बताया ये जाता है कि 2019 का पूरा वर्ष और 2020 के शुरुआत से ही और लगभग आपका ये मई चल ही रहा, तो मई भी इसे मान सकते हैं कि खत्म हो गया। लगभग इधर 1.5 वर्षों से भारत और नेपाल दोनों के लिए एक तनाव भरा वर्ष बीता है, लेकिन अभी तक इसका सही से निर्धारण नहीं हो पाया कि काला पानी, लिम्पुधुरा और अन्य जमीनी विवाद में किसका हिस्सा कौन सा है और कौन सा नहीं। हमेशा ऐसे विवाद उठते रहते, जैसे अभी आपने देखा है कि नवंबर के महीने में, नवंबर 2019 में भारत सरकार ने एक नया नक्शा जारी किया था, जिसको लेकर समय पे विवाद हो गया। उसके बाद ये वाला विवाद हो गया रोड को लेकर, जो अभी इसी महीने के अनावरण किया गया भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा। तो उसको लेकर वही कहा गया कि समय समय पे विवाद होता है, लेकिन उसका सही से सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता है। बस उसको टाल दिया जाता है कि चलो अगली बार कर लिया जाएगा, इसके बाद मीटिंग से होगा, लेकिन सही निर्धारण कब होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत से जारी है, और इसी क्षेत्र में हमेशा नेपाल सरकार भारत सरकार पर आरोप लगाती है कि भारत ने नेपाल के लिपु लेक और लिम्पुधुरा, काला पानी आदि जमीनी पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, और भारत सरकार नेपाल के इन क्षेत्रों पर अपने सैन्य बेस बना रखा है, ऐसा नेपाल सरकार बार बार कहती है। नेपाल और भारत ने इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए उपयुक्त तरीकों के रूप में द्विपक्षीय राजनयिक वार्तों को चुना है, लेकिन अभी तक कोई भी देश एक भी कदम नहीं बढ़ाया है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। पहले आप अभी तक हो रहा है कि नेपाल सोच रहा है कि भारत सरकार कदम बढ़ाए और भारत सरकार सोच रहा है कि नेपाल सरकार कदम बढ़ाए, तब हम इस मामले को सुलझाएंगे, जबकि मामले का निपटारा होना बहुत ही जरूरी है दोनों देशों के लिए। दोनों देशों की सरकार के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं बॉर्डर के आसपास में रहते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे अधिक परेशानी उनको होती है। चाहे कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो या कुछ भी बनवाना होता है, तो उनको दोनों सरकारों के पास जाना होता है, और समस्याएं उनके पास लगभग 2 गुनी बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि इसका समाधान जल्दी किया जाए, और ये कौन से समाधान है या किस प्रकार से किए जाए, तो ये 4 ऑप्शन के बारे में अब यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं। इन ऑप्शनों को हम ABCD के रूप में जानेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो A है आपका, कूटनीतिक द्विपक्षीय वार्ता। इसका मतलब कि बातचीत के माध्यम से उधर से कुछ लोग आएंगे और इधर से कुछ लोग जाएंगे, चाहे वो भारत में बैठक हो या नेपाल में कहीं, या तीसरे देश का भी सहायता ले सकते हैं कि वहाँ पे जाके बैठक करा के इस विवाद का समाधान कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कूटनीतिक द्विपक्षीय वार्ता, और ऑप्शन नंबर जो B है वो है संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय कूटनीतिक वार्ता, अर्थात जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहाँ पे जाकर जो 193 देश हैं, वहाँ पे जाकर इस मुद्दे को उठाकर भारत और नेपाल दोनों उठाए, और वहाँ पे जो उसका फैसला आए, सभी देश जो फैसला करें उसको मानना पड़ेगा भारत और नेपाल को। ऑप्शन नंबर जो C बताया गया है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के बारे में सभी लोग जानते भी होंगे। अभी इन सभी टॉपिक पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो ये तीसरा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। और चौथा अगर ऑप्शन बचता है कि इन तीनों से नहीं हल निकलता है, तो चौथा होता है कि जहाँ पे ये विवाद है उन्हीं से पूछ लिया जाए कि भाई आप किस में रहना चाहते हो, क्या भारत में रहना चाहते हो या नेपाल में रहना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, आप अपनी बताइए। तो उसे कहा जाता है जनमत संग्रह कराया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों को एक एक करके हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक एक ऑप्शन को। बताया गया कि तरीके तो और हैं, जैसे हमने तो 4 ऑप्शन बता दिए, लेकिन तरीके तो और है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मार झगड़ा या लड़ाई युद्ध करा दिया जाए, लेकिन वो सब इसका समाधान का सही मतलब नहीं होता है। मगर उसकी जरूरत भारत और नेपाल के मध्य इस विवाद में नहीं पड़ेगा, और अभी तक नेपाल सरकार ऑप्शन A के बारे में सोच रही है। भारत सरकार भी इसी के बारे में नेपाल सरकार से बात भी की है कि हम इन विवाद को, जो जमीनी विवाद है, बॉर्डर वाला डिस्प्यूट है, उसको हम बातचीत के माध्यम से हल करेंगे।
लेकिन अगर फैसला ए विकल्प से होगा, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जहां पे आपको सभी चीज़ समझना होगा कि फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है। तो वही चीज़ है कि ऑप्शन ए से तो समाधान हो जाएगा, लेकिन इससे नुकसान भी आ रहा है कि आने वाले समय में दोबारा विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों ही देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। सरकार बदलने पर विवाद दोबारा शुरू हो न जाए, और इसी के कारण से 1960 के दशक से ही अभी तक इन विवादों का निपटारा नहीं हो सका है। अभी आपने देखा होगा कि दुनिया में जैसे तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है वो इसी के माध्यम से, कूटनीतिक द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही हुआ, लेकिन फिर भी आज भी लड़ाई जारी है अफगानिस्तान में, आपने देखा ही होगा। और अगर पहला ऑप्शन सफल नहीं लगेगा नेपाल को, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी है सही रहेगा, क्योंकि बी में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद, यह दोनों स्थान भारत और नेपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और दोनों देशों का इस पर विश्वास भी बहुत ही अधिक है। नेपाल देश 2 बार अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य रह चुका है। पहली बार 1969 में, आप सभी को याद ही होगा, और दूसरी बार 1988 में। तो 2 बार नेपाल रह चुका है और तीसरी बार कोशिश कर रहा है बनने के लिए। अभी हाल ही में नेपाल सरकार ने कहा कि वह आने वाले 2037 में 2 वर्ष के लिए इसका सदस्य तीसरे नंबर पे या तीसरी बार बनने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा एक वैश्विक मंच है जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। मामले को प्रभावी ढंग से बनाने के लिए कूटनीतिक ज्ञान और कौशल के लिए सभी इसको जानते हैं। भारत और नेपाल भी इसके सदस्य हैं, और वहीं भारत 7 बार अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, और नेपाल के बारे में अभी हमने बात किया कि 2 बार वह रह चुका है। ऑप्शन बी के तहत सभी बड़े से बड़े फैसलों का निपटारा ऑप्शन बी के माध्यम से ही होता है। कई मामलों का निपटारा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं होता है, वह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसका फैसला सभी को मानना ही होता है, चाहे वो भारत हो, नेपाल हो या दुनिया का कोई और कंट्री हो। फैसला के विरुद्ध जाने पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं। ऐसे में कोई देश गलत कदम नहीं उठाने की साहस करता है। अगर नेपाल सीमा विवाद को ऑप्शन बी में न ले जाकर सीधे ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें ले जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में ले जाता है, जहां पर अभी भी इंडिया पाकिस्तान के मध्य जारी जो जम्मू कश्मीर का विवाद है वह भी वहां पे लगातार लगभग 70 वर्षों से चल रहा है। इस मुद्दे पर न पाकिस्तान पीछे हटने वाला है और न ही इंडिया। इसी के लिए लंबे समय से सिर्फ सुनवाई होती है। इसीलिए नेपाल को डर भी है कि कहीं लंबा समय न लग जाए फैसला आने में। वैसे ही लगभग 60 वर्ष का समय बीत गया है, जैसे 1962 से शुरुआत हुआ था भारत और नेपाल के बीच में जमीनी विवाद को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस समय भारत देश की ओर से एक जज भी उस टीम में शामिल हैं, क्योंकि कुल 15 जज होते हैं आईसीजे में। तो भारत की ओर से दलबीर सिंह भंडारी हैं, और अगर नेपाल देश सोचेगा कि कहीं फैसला में ये पक्ष ना ले लें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी की ओर आवश्यकता पड़ सकती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वही हमने बताया था कि जनमत संग्रह के माध्यम से लास्ट में यही ऑप्शन बचता है भारत और नेपाल के मध्य। इस व्यवस्था के तहत भारत नेपाल सीमा पर जिस भी क्षेत्र में विवादित स्थान है उन लोगों से राय लिया जाए और वोटिंग कराई जाए कि वह भारत में रहना चाहते हैं या नेपाल में, क्योंकि सरकार से ज़्यादा समस्या तो उन्हीं को हो रही है। चाहे उन्हें आर्थिक मदद की बात हो, सरकारी मदद, दस्तावेज बनवाने, और कई समस्याएं हमेशा उनके सामने बनी रहती हैं। दुनिया के कई देशों में इसी जनमत संग्रह के माध्यम से ही फैसला होता है। अभी हाल ही में ब्रिटेन से जो इंग्लैंड देश है वो अलग हुआ है, तो सबसे पहले यही कराया गया था कि क्या इंग्लैंड के लोग ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। वोट पड़ा या वोटिंग हुई और लोग अलग रहना चाहते थे, और आज वो अलग रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को भारत में जनमत संग्रह से ही मिलाएंगे, लेकिन आज तक यह संभव नहीं हो सका। इसलिए आज भी जम्मू कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के मध्य फंसा हुआ है, उसका निपटारा नहीं हो पा रहा, और ये मुद्दा वही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर फंसा हुआ है। अब यह तो तय भारत और नेपाल सरकार को करना होगा कि 2 देशों का विवाद केवल 2 देश मिलकर सुलझाएं, क्योंकि बड़े मंच पर जाएगा तो विवाद बढ़ेगा, धन बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, और बाद में फैसला न मानने पर नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिबंध लगाया तो किसी एक देश पे तो नहीं लगाएगा कि भारत पे लगा दे और नेपाल को छोड़ दे, या नेपाल को छोड़ दे भारत पे लगा दे। ऐसा नहीं होगा। प्रतिबंध लगेगा तो दोनों के ऊपर लगेगा, और ऐसा नहीं है
कि कोई भी देश इन दो देशों में से ऐसा है कि जो प्रतिबंध को सह सके, क्योंकि दोनों देशों में समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, लोगों को रोजगार को लेकर हर प्रकार की समस्याएं हैं। तो ऐसे में दोनों देश मिलकर इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन से अपने सीमा का विवाद निपटारा कर ले, क्योंकि अगर कोई 5वां ऑप्शन 6वां ऑप्शन आता है तो दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं जरूर पैदा हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से बने रहिए और आप सभी की भी जो भी राय हो, या इन 4 ऑप्शन के अलावा आप भी किसी और ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, या वो इन 4 ऑप्शनों से अच्छा ऑप्शन होगा, तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करें, जिससे उसके बारे में भी अगले वीडियो में डिस्कस किया जा सके। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।